औरंगजेब के बारे में आज कुछ देखेंगे। मुगल साम्राज्य का सबसे विवादित बादशाह कहा जाता है इसे। मुगल इतिहास में कुछ शासक ऐसे रहे हैं जिनकी विरासत पर आज भी तीखी बहस होती है। औरंगजेब उन्हीं में से एक है। कुछ इतिहासकार उन्हें अनुशासित, मेहनती और धार्मिक शासक के रूप में देखते हैं, जबकि उनके शासन की धार्मिक नीतियां, मंदिरों से जुड़े आदेशों और जजिया की पुनः स्थापना के कारण उनकी आलोचना भी होती रही। लेकिन औरंगजेब को समझने के लिए केवल इन दो धारणाओं में से किसी एक को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन और शासन में सत्ता संघर्ष, धार्मिक विश्वास, प्रशासनिक कठोरता और दक्षिण भारत की लंबी लड़ाइयाँ, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्ता की लड़ाई भी हुई। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। वे शाहजहां के पुत्र थे और दारा शिकोह के छोटे भाई थे। शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह को विशेष महत्व प्राप्त था। इससे दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े। इसके बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब ने अपने भाइयों मुराद और शुजा के साथ राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया। युद्धों की एक श्रृंखला के बाद दारा शिकोह पराजित हुआ। मुराद को भी औरंगजेब ने रास्ते से हटा दिया। अंततः औरंगजेब ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। इस प्रकार 1658 में औरंगजेब मुगल सम्राट बने। औरंगजेब के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि वह एक अत्यंत अनुशासित व्यक्ति थे। वे धार्मिक अध्ययन करते थे और नियमित रूप से नमाज अदा करते थे। उनका जीवन शाही वैभव की तुलना में अपेक्षाकृत सादा माना जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों से यह भी उल्लेख मिलता है कि वे अपने व्यक्तिगत खर्चों को नियंत्रित रखते थे। उनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे टोपी सिलते थे और कुरान की नकल लिखते थे। हालांकि उनके व्यक्तिगत सादगीपूर्ण जीवन को उनके पूरे शासन की नीतियों का अकेला आधार नहीं माना जा सकता। एक सम्राट के रूप में उनके निर्णय राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों से भी प्रभावित थे। संगीत के प्रति बदलता दृष्टिकोण। औरंगजेब और संगीत के संबंध में इतिहास में चर्चा मिलती है। उनके शासन के शुरुआती वर्षों में संगीत से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। दरबार में संगीतज्ञ मौजूद थे और संगीत संबंधी ग्रंथ भी तैयार किए गए। बाद के वर्षों में शाही दरबार में संगीत को पहले जैसी आधिकारिक प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे साम्राज्य में संगीत पूरी तरह समाप्त हो गया था। इस विषय में लोकप्रिय कथाओं और ऐतिहासिक प्रमाणों के बीच अंतर करना जरूरी है। कठोर प्रशासन में था। औरंगजेब अपने दरबार में अनुशासन और नियमों को विशेष महत्व देते थे। दरबार में आने वाले लोगों के लिए निश्चित नियम थे। हथियारों के संबंध में प्रतिबंध थे और दरबार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित स्थान होता था। शराब और नशीले पदार्थों के कारण
अनुशासन भंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती थी। इन उदाहरणों से पता चलता है कि औरंगजेब व्यक्तिगत और राजकीय दोनों स्तरों पर अनुशासन को महत्वपूर्ण मानते थे। औरंगजेब के शासन का सबसे विवादास्पद पक्ष उनकी धार्मिक नीति रही। उनके शासन काल में कुछ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए गए। काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशवराय मंदिर से जुड़े घटनाक्रम इसी संदर्भ में अक्सर चर्चा में आते हैं। लेकिन इतिहासकार यह भी बताते हैं कि मंदिरों के संबंध में मुगल नीति हर स्थान और हर परिस्थिति में एक जैसी नहीं थी। कुछ हिंदू धार्मिक संस्थानों और मंदिरों को शाही संरक्षण या अनुदान मिलने के प्रमाण भी मिलते हैं। इसलिए औरंगजेब की धार्मिक नीति को समझते समय अलग अलग घटनाओं और उनके राजनीतिक संदर्भों को देखना आवश्यक है। जजिया की पुनः स्थापना 1670 के दशक के पहले 1660 के दशक में भी धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों में कई परिवर्तन हुए। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया। जजिया गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाने जाने वाला कर था। इसकी पुनः स्थापना का व्यापक विरोध हुआ। इस फैसले ने औरंगजेब की धार्मिक छवि को और भी अधिक विवादास्पद बना दिया। उनके समर्थकों ने इसे इस्लामी शासन व्यवस्था का हिस्सा माना, जबकि आलोचकों ने इसे गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति भेदभावपूर्ण नीति बताया। दक्षिण भारत की ओर अभियान। औरंगजेब के शासन का अंतिम चरण मुख्य रूप से दक्षिण भारत के लंबे सैन्य अभियानों से जुड़ा रहा। मराठा शक्ति का विस्तार मुगल साम्राज्य के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। शिवाजी के बाद संभाजी और फिर अन्य मराठा नेताओं ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब ने दक्षिण की बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनतों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन इन सफलताओं की कीमत बहुत बड़ी थी। दक्षिण में वर्षों तक चले युद्धों ने मुगल खजाने और सेना पर भारी दबाव डाला। विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए लगातार संसाधनों की आवश्यकता पड़ती रही। मराठा शासक संभाजी को मुगल सेना ने पकड़ लिया और 1689 में औरंगजेब के आदेश पर संभाजी को मृत्युदंड दिया गया। लेकिन इस कठोर कार्रवाई से मराठा प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत संघर्ष आगे भी चलता रहा। दक्षिण में लगातार युद्ध मुगल प्रशासन के लिए बढ़ती हुई चुनौती बन गए। क्या औरंगजेब के शासन में ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ? यह एक क्वेश्चन है। यह सवाल इतिहास में लंबे समय से चर्चा का विषय है। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन इतना विशाल क्षेत्र नियंत्रित करना बेहद कठिन था। लगातार युद्ध, प्रशासनिक खर्च, स्थानीय शक्तियों का विरोध और उत्तराधिकार की समस्याएं साम्राज्य पर दबाव डाल रही थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तुरंत समाप्त नहीं हुआ, लेकिन केंद्र की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई और क्षेत्रीय शक्तियां अधिक प्रभावशाली बनने लगी। औरंगजेब की विरासत के बारे में देखा। औरंगजेब को केवल महान
या केवल अत्याचारी शासक कहकर समझना इतिहास को बहुत सरल बना देता होगा। इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा। वे अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने विशाल साम्राज्य का निर्माण और विस्तार किया, प्रशासन में अनुशासन पर जोर दिया और व्यक्तिगत जीवन में सादगी अपनाई। दूसरी ओर उनकी धार्मिक नीतियां, जजिया की पुनः स्थापना, कुछ मंदिरों के विध्वंस और दक्षिण भारत में लंबे युद्ध उनके शासन की गंभीर आलोचनाओं का आधार बने। इसलिए औरंगजेब की कहानी केवल एक बादशाह की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब सत्ता, धर्म, राजनीति और सैन्य विस्तार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी। इतिहास हमें यह समझने का अवसर देता है कि किसी भी शासक का मूल्यांकन केवल प्रशंसा या निंदा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके समय, नीतियों और उसके परिणामों को देखकर किया जाना चाहिए। औरंगजेब की विरासत आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके शासन से जुड़े प्रश्न केवल अतीत के नहीं है, वे हमें इतिहास को प्रमाण, संदर्भ और संतुलित दृष्टिकोण से समझने की सीख भी देते हैं।